धन्यवाद। इनोवेशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट लिन प्लाचमायर हूँ और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब आज रात हम आपको इजराइल और दुनिया भर की बेहतरीन तकनीकों की झलक दिखा रहे हैं, वो भी यही स्टार्टअप नेशन के दिल से। तो सबसे पहले हमारी मुख्य खबरें। अब ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े वीडियो गेम्स के पीछे छुपा हुआ इंजन है। सोला अपना पहला गेमिंग हब टेल अवीव में ला रहा है और हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। स्पीच के लिए गूगल ट्रांसलेट, ये इजरायली कंपनी बोलने में कठिनाई वाले लोगों को संवाद का तरीका देती है। और माइक्रोसॉफ्ट नवीनतम टेक दिग्गज है जिसने बड़े पैमाने पर छटनी की घोषणा की है, जिसमें लगभग 5000 कर्मचारी जाने वाले हैं। हमारे पास पूरी जानकारी है। अब हम एक खास कहानी से शुरू करते हैं। दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ लोग ऑटिज्म वाले सीमित रूप से बोल पाते हैं। साथ ही सैकड़ों मिलियन अन्य लोग भी हैं जिनकी बोलने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो एक इजरायली स्टार्टअप इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है, जो बोलने के लिए गूगल ट्रांसलेट जैसा कुछ एआई का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बोलने में कठिनाई महसूस करने वाले लोग और स्पष्ट रूप से संवाद कर सकें। और जानकारी के लिए मेरे साथ दौड़ लेडी और स्पीच थेरेपिस्ट ओरली जीव है। आज साथ होने के लिए धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। क्या चल रहा है योम किप्पुर? तुम क्या करना चाहते हो? योम किप्पुर, योम किप्पुर। तो डोर, बताओ हमने क्या देखा और तुम क्या करती हो? ठीक है, तो जो हमने अभी अभी देखा वो हमारे घर में रोज की एक घटना है, जब मेरा बेटा दोपहर का खाना मांगना चाहता है और उसने जिस तरह से अपनी इच्छा जताई वो शिपुई है। हिब्रू में शिपुई का मतलब है शीपू, अंग्रेजी में बारबेक्यू, और एप्लीकेशन ने इसे तुरंत लंच में ट्रांसलेट कर दिया और फिर उसे लंच मिल गया। अब सोचिए अगर कोई और होता जो इस शब्दकोश से परिचित नहीं है और वो लगातार शिपुई कहता रहता, तो शायद वो भूखा और निराश ही रह जाता। ठीक है, तो ये बार है मेरा बेटा जिसकी उम्र 27 साल है। वो मैराथन दौड़ता है, किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है और अगर हम उसे करने दें तो वो हमारा हिस्सा बनना चाहता है। असल में मैं पिछले 15 सालों से उसका निजी अनुवादक रहा हूँ। जब भी वो किसी भी तरह की गतिविधि में जाता है, उसके देखभाल करने वाले शिक्षक और खेल कोच मुझे हर 1 घंटे में फ़ोन करते हैं और पूछते हैं वो ये और वो मांग रहा है, हमें समझ नहीं आता, क्या आप इसे तुरंत ऑनलाइन अनुवाद कर सकते हैं? तो अभी बारबॉक्स एप्लीकेशन के साथ वे अब और कॉल नहीं करते। तो आप अपने बेटे की बातें अनुवाद करती हैं, लेकिन जिन्हें बोलने में दिक्कत होती है उनके लिए ये कैसे काम करता है? क्योंकि आपके पास बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और क्या वे इसे उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप अपने बेटे के लिए करती हैं? हाँ, जैसा कि मैं समझाऊंगा। असल में बारबॉक्स एक व्यक्तिगत गूगल ट्रांसलेट है। अगर गूगल ट्रांसलेट फ्रेंच, इंग्लिश को चाइनीज या किसी और भाषा में ट्रांसलेट करता है, तो हम असल में गैर मानक मौखिक अभिव्यक्तियों को प्राकृतिक भाषा में अनुवाद करते हैं। आप कह सकते हैं कि गूगल भाषाएं सीखता है और बारबॉक्स लोगों को समझना सीखता है। तो यही हम कर रहे हैं। हम वास्तव में हर व्यक्ति की किसी भी मौखिक प्रोफाइल को सुनते हैं और डिकोड करते हैं, और ऐसा करके अब से जब भी आप कुछ व्यक्त करते हैं, हम उसे प्राकृतिक भाषा में अनुवाद करने में सक्षम हैं। ये उसके आसपास के सभी लोगों, सभी अन्य लोगों को उसकी बात बहुत स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा और हम बातचीत के प्रवाह को नहीं रोकते। तो ऑरली बताइए, स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पर बाफूट्स कितना गेम चेंजर है? ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये तुरंत काम करता है और ये व्यक्ति की अनूठी मौखिक अभिव्यक्ति का अनुवाद करता है। बहुत सारे एएसी या कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस और डिवाइसेस हैं, लेकिन वे थोड़े बोझिल हो सकते हैं क्योंकि लोगों को अपनी बात कहने के लिए शब्दों और प्रतीकों के बीच स्क्रॉल करना पड़ता है और कई बार वह चीज़ वहाँ होती ही नहीं है। या जो लोग टाइप कर सकते हैं वे संदेश टाइप करते हैं और फिर वह आवाज में सुनाई देता है, लेकिन बारवोक तुरंत ही उस व्यक्ति की कही हुई बात
उनके अपने अनोखे शब्दों को तुरंत अनुवाद कर सकता है। तो ये उतना बोझिल नहीं है और ये बहुत ही त्वरित है। मानक संचार उपकरणों के साथ बातचीत वाकई धीमी हो सकती है, जिससे निराशा हो सकती है। बारबोक के साथ ये और स्वाभाविक होगा। मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? भविष्य में क्या पाना चाहते हैं और किस पर सबसे ज्यादा गर्व है? ठीक है, असल में सफलता, और हमें गर्व होगा अगर हम लाखों लोगों की मदद करने में सफल होते हैं, लगभग 350 मिलियन लोगों की, जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, या ALS या अफेजिया, जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है। हमारे साथ जिंदगी में भाग लेने और समाज का हिस्सा बनने के लिए वे स्वतंत्र होकर परिवार, काम और करियर बना सकते हैं। और एकमात्र चीज जो उन्हें ऐसा करने से रोकती है वो है संवाद की बाधा, और बार बॉक्स इस बाधा को दूर करता है। और आपके लिए अर्ली? मेरे लिए हाँ, ये बस एक और संवाद एप्लीकेशन है जो उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है जिनके लिए अन्य संवाद उपकरणों का उपयोग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैंने कई आईपैड्स टूटे हुए और कमरे में फेंके हुए देखे हैं, क्योंकि लोगों के लिए अपनी बात कहने के लिए सही शब्द ढूंढना बहुत निराशाजनक और कठिन हो सकता है, और इस तरह ऐसा नहीं होगा। अब कोई आईफोन नहीं टूटेगा, ये अच्छी बात है। आपके बेटे बार की कहानी भी शानदार है, हम उसे शुभकामनाएं देते हैं। डोर लेवी और ओरली जीव, आज साथ आने के लिए धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो गेम इंडस्ट्री की शुरुआत 1950 के दशक से होती है, जब 1958 में पहला वीडियो गेम बनाया गया था। लगभग 70 साल बाद दुनिया भर में करीब 4 अरब लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। हर साल 50,000 से ज्यादा नए टाइटल्स रिलीज होते हैं, इनमें से कुछ इजराइल में भी बनते हैं। दुनिया का पहला ऐसा हब जो पूरी तरह गेम डेवलपर्स के लिए समर्पित है, अब तेल अवीव में खुल गया है। तो हमारे फ्रेंच होस्ट और संवाददाता क्रिस्टोफर बेरोलिन खुद इसे देखने गए। ये एक ऐसा उद्योग है जिसकी अनुमानित कीमत 189 अरब डॉलर है। आज वीडियो गेम्स, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्रीज को मिलाकर भी उससे ज्यादा राजस्व उत्पन्न करते हैं, जिससे गेमिंग दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन व्यवसाय बन गया है। यह सब मारियो जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी द्वारा प्रेरित है, जिसकी 900 मिलियन से अधिक कॉपियां बिक चुकी हैं, पोकेमॉन जिसकी 500 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं, और कॉल ऑफ ड्यूटी जिसने भी 500 मिलियन से अधिक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। पर्दे के पीछे एक प्रमुख खिलाड़ी X16 है। शायद आप इस नाम को नहीं जानते, लेकिन ये अमेरिका की कंपनी गेमिंग इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन चुकी है। 200 से ज्यादा देशों में काम कर ये डेवलपर्स को गेम्स बेचने, वितरित करने और कमाई के टूल्स देती है। हमारी कंपनी आपको आपके गेम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सॉल्यूशंस और हमारे पार्टनर नेटवर्क्स के माध्यम से प्रमोशन गतिविधियां प्रदान करती है। इन्फ्लुएंसर चैनल्स, विज्ञापन से कमाई और ऐसी सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए फिर से मैं कहूँगा कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो पर्दे के पीछे काम करता है। तो ये सब गेम डेवलपमेंट और गेमिंग इकोसिस्टम के बारे में है। कंपनी के मुताबिक अब उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 गेम्स में से 60% करते हैं। इसने तेल अवीव को अपने पहले X16 क्लब के लिए चुना, जो इजराइल के स्टार्टअप नेशन में 500 वर्ग मीटर का हब है, जिसे गेम डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है। हर दिन क्लब में कुछ नया होता है, चाहे वो कोई इवेंट हो, लेक्चर हो, मीटअप हो या फिर एक चर्चा सत्र हो, जहां लोग इस इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और कोई इस इंडस्ट्री में कुछ बन कैसे सकता है, या तो किसी मौजूदा कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में, या फिर अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी गेमिंग इंडस्ट्री में एक नया स्टूडियो बनाकर। ये सच में एक ऐसी जगह है जहां हर दिन सब कुछ एक साथ आता है और हर दिन एक नया रूप लेता है। इजराइल गेम डेवलपर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश की गेमिंग इंडस्ट्री में 15,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और सालाना करीब 10 अरब यूरो कमाती है। जापान निंटेंडो और सेगा जैसी गेमिंग दिग्गज कंपनियों के लिए जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका रॉकस्टार गेम्स जैसे ब्लॉकबस्टर स्टूडियो के लिए प्रसिद्ध है, जिसने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो बनाया, और फ्रांस अपनी कहानी आधारित हिट्स जैसे असैसिन्स क्रीड और फार क्राई के लिए जाना जाता है। इजराइल ने मोबाइल गेमिंग में पहचान बनाई है। तेल अवीव की मून इंटरैक्टिव ने कॉइन मास्टर बनाया, जिसे 300 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया
और ये सबसे सफल मोबाइल गेम्स में है। गेमिंग दो अलग अलग विशेषताओं को जोड़ता है जो आमतौर पर इजरायली लोगों में भी पाई जाती हैं। वो है कलात्मक शैली और स्वाद, है ना। कुछ ऐसा बनाने की क्षमता जो मायने रखता हो, और साथ ही डेटा और तकनीक भी। गेमिंग कला और संख्याओं, डेटा और रचनात्मकता के बीच एकदम सही संयोजन जैसा है, और ये संयोजन यहाँ खास तौर पे बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि हमारे पास सही लोग हैं। सिर्फ आत्मा से नहीं, इस अद्भुत रचना को बनाने के लिए, बल्कि दिमाग और बुद्धि से भी। इसे सबसे बेहतरीन व्यावसायिक तरीके से जीवंत बनाने के लिए। मुझे लगता है कि इन दोनों का अच्छा संयोजन इजराइल को अन्य देशों से अलग बनाता है। इन आंकड़ों और खेलों के पीछे लोग हैं, डेवलपर्स जिनके पास आइडियाज, महत्वाकांक्षाएं और शायद अगला वैश्विक हिट है। तो डिजिटल कॉम्बैट एकेडमी प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी बनाती है, सैनिकों और सामरिक इकाइयां के लिए पूल मिशन रिहर्सल, ताकि वे दिमाग और संज्ञानात्मक क्षमता का अभ्यास कर सकें। ये कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम है, लेकिन सैनिकों के लिए, जिससे वे वीडियो गेम खेलकर युद्ध का अनुभव कर सकते हैं। मैं पिछले 20 सालों से टैंक कंपनी कमांडर हूं और युद्धों में लड़ चुका हूं, और साथ ही मेरा दिन का काम गेमिंग कंपनियों जैसे प्लाइटिका और सुपर प्ले में गेम प्रोडक्ट डिजाइनर के रूप में है। तो मैं ऐसा प्रोडक्ट पाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे और मेरे सैनिकों को बिना मैदान में जाए, समय, गोला बारूद बर्बाद किए और खुद को चोटिल होने के खतरे में डाले बिना ट्रेन कर सके। और सिस्टम उनकी हर गतिविधि का विश्लेषण भी करता है और उन्हें उनके निर्णय लेने, संवाद, उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, इन सब का स्कोर देता है, और बिना किसी जोखिम और लागत के उन्हें सुधारने में मदद करता है। गेमिंग समेत कई उद्योगों में सिर्फ अच्छा आइडिया काफी नहीं होता। सफल गेम बनाने के लिए समय, फंडिंग, विशेषज्ञता और समर्थन चाहिए, जो कई डेवलपर्स तेल अवीव के एक्सोला क्लब में पाना चाहते हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग एक साझा ऑफिस में आते हैं, जैसे कि वी वर्क स्टाइल में, लेकिन ये सभी लोग गेम्स डेवलप करते हैं। उदाहरण के लिए एक लड़का कहता है, हाय मेरा गेम देखिए, कैसा लगा, मैं ये करना चाहता था, आप क्या सोचते हैं? मैं जवाब देता हूँ, मैं 10 साल से गेमिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैंने उसे कुछ सुझाव दिए और शायद वो उन्हें अपनाएगा, उम्मीद है, और बाद में मैं उसकी प्रगति देख सकता हूँ। ये सब एक दोस्ताना माहौल में होता है। अगर हम यहाँ से काम न करते तो उसे फ्री फीडबैक और मेरी मदद में ही मिलती। तो ये एक तरह का साझा सहयोग है उसी खास गेम्स के क्षेत्र में, जो किसी भी अन्य विषय से बहुत अलग है। कोई और नहीं, ये फिनटेक जैसा नहीं है, ये साइबर नहीं है, ये एक खास क्षेत्र है जिसे सिर्फ गेमिंग वाले लोग ही समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तेल अवीव स्थित ये पहला एक्स सोलर क्लब है। अमेरिकी कंपनी को उम्मीद है कि ये वैश्विक नेटवर्क की शुरुआत है। ये विचार तो वैश्विक है बिल्कुल, और सोचिए उदाहरण के लिए एक सोशल नेटवर्क जिसमें फिजिकल लोकेशन भी जुड़ी हो, है ना। तो विचार ये है कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक दूसरे से जुड़े, नई चीज़ें खोजें, लेकिन फिर वे फिजिकल लोकेशन पर जाएं और एक दूसरे से मिलें। अगर आप क्लब के सदस्य हैं और यात्रा करते हैं, जैसे तेल अवीव से न्यूयॉर्क, तो वहाँ के क्लब में जाकर संबंधित लोगों से मिल सकते हैं, और आपको हमेशा पता रहता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, गेमिंग से जुड़े लोग हमेशा जोरा क्लब में होते हैं, और हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमारे पास पहले से ही कुछ और जगहें पाइपलाइन में हैं। तो आने वाले वर्षों में इसके बारे में बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। एक देश जो पहले से ही अपने फलते फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, वहां वीडियो गेम्स नवाचार के लिए एक नया क्षेत्र बनकर उभर रहे हैं। इजराइल में एक अनोखा केंद्र है। अब जब हीट वेव्स दुनिया भर में फसलों और खाद्य आपूर्ति को खतरे में डाल रही हैं, एक इजरायली स्टार्टअप मानता है कि इसका हल बड़े सिंचाई सिस्टम या ज्यादा ऊर्जा नहीं, बल्कि अतिरिक्त गर्मी को बाहरी अंतरिक्ष भेजना है। और जानकारी के लिए मैं सगी शेंगमैन का स्वागत करती हूँ। ये कूलिंग क्रॉप्स के सीईओ और संस्थापक हैं और टेक्नियन के पूर्व छात्र हैं। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, लिंक्डइन मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। अमित ऑस्ट्रिचर हमारे साथ हैं, आप एक्स्ट्रास से हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। तो हम आपसे शुरू करेंगे सगी, क्योंकि आप कहते हैं कि आपने फसलों को ठंडा करने का तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें आप अतिरिक्त गर्मी को बाहरी अंतरिक्ष में भेज देते हैं। ये वास्तव में कैसे काम करता है? बिल्कुल, तो एक भौतिक अवधारणा है जिसे रेडिएटिव पैसिव कूलिंग कहते हैं,
जिसका मतलब है कि अगर आप प्रकाश की विशेष तरंग दैर्घ्य पर काम करें तो आप गर्मी को सीधा अंतरिक्ष तक भेज सकते हैं। आप ग्रीन हाउस प्रभाव से बच सकते हैं और वास्तव में तापमान कम करने में मदद कर सकते हैं। हम इस तत्व पर काम करते हैं जो पहले ही सैटेलाइट्स और इमारतों की कोटिंग्स में इस्तेमाल हो चुका है। हम इसे जीव विज्ञान में पौधों, मिट्टी को ठंडा करने और किसानों को भूमि क्षरण व तापीय तनाव से निपटने में मदद के लिए लागू करते हैं। तो आप कह रही हैं कि ये टेक्निक पहले से थी, अब इसे कृषि में लागू कर रही हैं। बिल्कुल सही। हम मौजूदा भौतिकी को नए फॉर्मुलेशन में ढाल रहे हैं जिससे जैविक प्रणालियों को तापीय तनाव से निपटने में मदद मिलती है। ये तापमान कितने डिग्री कम करता है? अब तक लैब और फील्ड ट्रायल्स में टेस्ट कर तापमान में 2 से 6 डिग्री की कमी पाई गई है, जो पौधों के लिए अहम है। ये जली पत्तियों और स्वस्थ फसल में फर्क हो सकता है। क्या ये टेक्निक सभी फसलों पर काम करती है या कुछ फसलें ज्यादा उपयुक्त हैं? सैद्धांतिक रूप से ये सभी फसलों पर काम कर सकता है, लेकिन फिलहाल हम उच्च मूल्य और गर्मी के प्रति संवेदनशील फसलों पर ध्यान दे रहे हैं। हम यूरोप को भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहां इसकी तुरंत जरूरत है, जैसा हाल ही में हीट वेव्स से दिखा। हम क्षेत्र की प्रमुख फसलों को भी टारगेट कर रहे हैं। हाँ, अब हीट वेव ज्यादा गंभीर हैं, तो इस वक्त आपकी तकनीक की कितनी सख्त जरूरत है? हाँ, हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें यह महसूस होता है। सुपरमार्केट में दामों में भी यह दिखता है क्योंकि पैदावार कम हो रही है। जरूरत वाकई बहुत ज्यादा है। हम वैश्विक खाद्य सुरक्षा आपातकाल की बात कर रहे हैं, जिसे मौजूदा भू राजनीतिक माहौल के कारण पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन आखिरकार इसका असर हमारी जेब पर पड़ता है, किसानों की जेब पर भी पड़ता है और हमें तुरंत समाधान ढूंढने होंगे। लगता है आपने हल ढूंढ लिया है। उम्मीद है जल्द बड़े स्तर पर लागू करेंगे। सगी शैंकमैन, कूलिंग क्रॉप्स के सीईओ और सह संस्थापक, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद लिन। अब सोचिए टिंडर जैसा, लेकिन यहाँ लोगों को डेट के लिए नहीं बल्कि बिजनेस वर्कर्स यानी काम की तलाश में लगे वर्कर्स को उनके अगले शिफ्ट के लिए बिजनेस से मिलाया जाता है। एक दुनिया में जहां नियोक्ता कर्मचारियों के लिए बेताब है और कर्मचारी समय पर नियंत्रण चाहते हैं, इजरायली स्टार्टअप एक्स्ट्रास हमारे काम के तरीके को बदल रहा है। और जानकारी के लिए मेरे साथ अमित ऑस्ट्रिचर, एक्स्ट्रास के फाउंडर और सीईओ जुड़ चुके हैं। तो मुझे बताइए, ये व्यक्तिगत अनुभव से आया है, ये प्लेटफॉर्म कैसे अस्तित्व में आया? मैं कई सालों से इवेंट्स इंडस्ट्री में फ्रीलांसर के तौर पर केटरिंग और प्रोडक्शन कंपनियों के लिए काम कर रहा था और 2014 में मैं बुरी तरह से मैन पावर की तलाश कर रहा था। मैंने सोचा काश मेरे पास एक बटन हो जिससे सभी वर्कर आ जाएं, तो मैंने वो बटन बना लिया। हाँ, आपने वो चर्चा पैदा की। तो किस तरह की इंडस्ट्रीज में आपका प्लेटफॉर्म एक्टिव है? हमने शुरुआत इवेंट्स इंडस्ट्री से की थी और हम मार्च 2020 तक इवेंट्स इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, जब तक कि कोविड नहीं आ गया। पहले क्वारंटीन में हमने लोगों को पूरे इजराइल में कृषि नौकरियों में भेजना शुरू किया। फिर हम लॉजिस्टिक्स, रिटेल, बैक ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में गए। हम बहुत सारे बैक ऑफिस के काम कर रहे हैं उन बुजुर्ग लोगों के लिए जो ग्राहक सहायता जैसी नौकरियों की तलाश में नहीं है, जैसा कि युवा लोग करते हैं। और जब भी ज़रूरत होती है हम अब भी इवेंट्स और हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं। और क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप जानती हैं जेन ज़ी आ रही है, मैं उनके काम करने के तरीके की आलोचना नहीं करूंगी, लेकिन मैं बस कह रही हूं कि शायद वे लचीलापन थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं। एआई की वजह से जो छटनियां हो रही हैं वो भी काफी हैं। तो क्या आप भी ऐसे लोगों को देखती हैं जो अपने काम के घंटों में ज्यादा लचीलापन चाहते हैं, इसीलिए लोग आपके प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं? यही हम ऑफर करते हैं। हम वर्कर्स को लचीलापन देते हैं। वे जब चाहें तब काम कर सकते हैं। वे हर दिन काम कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, बस जब भी वे काम पर आएं। एक्स एक प्रयोग था, मैं जेन एक्स हूँ। और जैसा कि आपने कहा, आप जानते हैं, हम अक्सर युवा पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं कि वे आलसी हैं, बिगड़े हुए हैं वगैरह। जब आप उनसे पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हम आलसी और बिगड़े हुए हैं, लेकिन असल में हम बेहतरीन वर्कर हैं, बस आपकी नहीं अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं। आज मंगलवार है। 2 दिन पहले ऑफिस में वर्कर्स से बातचीत हो रही थी। एक वर्कर ने कहा, क्या आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि मुझे वहाँ काम पसंद है, लेकिन मैं हफ्ते में 5 दिन काम नहीं करना चाहता। मुझे हफ्ते में 3 दिन काम करना पसंद है, लेकिन वे मुझे 5 दिन काम करने के लिए मनाते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे पसंद है कि मैं 3 दिन आता हूँ, मैं 100% देता हूँ और यही मैं चाहता हूँ। और आजकल लोग भी यही चाहते हैं, वे अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहते हैं।
वे चीज़ें हमसे अलग तरीके से करना चाहते हैं, ये उनके लिए काम करता है। खैर, 3 दिन का वर्क वीक सुनने में अच्छा लगता है, मुझे कहना पड़ेगा। कारोबार की तरफ से क्या स्थिति है? क्या आपको कारोबारों में भी ऐसा दिखता है? वे इससे खुश हैं, उन्हें दिखता है कि ये काम करता है? हाँ, और देखिए आज के समय में इजराइल जैसा है, आपको कर्मियों की व्यवस्था में लचीलापन रखना ही पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज क्या होने वाला है। आप जानते हैं सीजनैलिटी आती है, युद्ध होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको हमेशा ये प्लान चाहिए कि कब बटन दबाना है, वर्कर्स बढ़ाने या घटाने हो, इसी में हम आपकी मदद करते हैं। इस बार आपने सच में बटन दबा दिया। बहुत धन्यवाद अमित ओचत्याल। आप एक्स्ट्रा दास के फाउंडर और सीईओ हैं। बुलाने के लिए धन्यवाद। अब पूर्व की ओर चलते हैं, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की दौड़ में है। ये बात बीजिंग में साफ हो गई, जहां ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में एआई स्टार्टअप्स, फैक्ट्रियों और काम के भविष्य को बदल रहा है। एलेक्स लॉस रिपोर्ट कर रही हैं। इस हफ्ते बीजिंग में ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में एआई मुख्य फोकस है। आयोजक दिखाना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल ट्रेंड नहीं है, वे दिखा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल पहले से ही लोगों के काम करने के तरीके को बदलने और यहां तक कि उनकी कंपनियों की संरचना को पूरी तरह से बदलने के लिए किया जा रहा है। यह सम्मेलन दुनिया भर के प्रतिनिधि मंडलों, व्यापारिक नेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एकत्र कर रहा है। और मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ वहां एक डिजिटल अर्थव्यवस्था उद्योग प्रदर्शनी भी है, जहां आगंतुक इन नई तकनीकों को करीब से देख रहे हैं। बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला क्षेत्र है एआई संचालित उद्यमिता। नई एआई की मदद से अब एक व्यक्ति वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले एक बड़ी टीम की जरूरत होती थी। इसमें कंटेंट बनाना, ब्रांडिंग, ऑनलाइन उपस्थिति संभालना या शुरू से अंत तक छोटा व्यवसाय विकसित करना शामिल हो सकता है। एक छात्र स्टार्टअप प्रतिनिधि एक्सपो में का कहना है कि एआई लोगों को अपने विचारों को प्रोजेक्ट में बदलने का बड़ा मौका देता है। अब वह अपनी रचनात्मकता बना सकता है। अब लोग क्रिएटिव एआई टूल्स से अपनी रचनात्मक क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नया अवसर है जो एआई हमें देता है। ये सम्मेलन सिर्फ क्रिएटर्स व स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनों में से एक में एक स्वचालित वेल्डिंग रोबोट दिखाया गया था। ये उस क्षेत्र को स्कैन कर सकता है जिस पर उसे काम करना है, वेल्डिंग का रास्ता तय कर सकता है और फिर उस कार्य को पूरा कर सकता है। और जब ये काम करता है तो ये डेटा भी इकट्ठा करता है जिसे भविष्य के रोबोट्स को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तकनीक को व्यापक रूप से इस्तेमाल करने से पहले अभी भी बहुत अधिक डेटा और परीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट है। कारखानों में स्मार्ट ऑटोमेशन बढ़ाकर दक्षता और पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाना। जहां बहुत से लोग एआई को चैटबॉट्स या ऑनलाइन टूल्स के रूप में सोचते हैं, वहीं बीजिंग में संदेश इससे कहीं व्यापक है। एआई यहां रहने के लिए आया है, सॉफ्टवेयर बनाने, एक व्यक्ति की स्टार्टअप कंपनियों से लेकर फैक्ट्री फ्लोर पर मशीनों तक। एलेक्स लॉस वहां हैं। अब व्यापार समाचारों में माइक्रोसॉफ्ट एआई युग की छटनी में शामिल होकर लगभग 5000 नौकरियां यानी 2.1% वैश्विक वर्कफोर्स घटा रहा है। दर्जनों अरब डॉलर खर्च करके अपना गेमिंग साम्राज्य बनाने के बाद ये सॉफ्टवेयर दिग्गज अपनी एक्सबॉक्स डिवीजन में एक बड़े पुनर्गठन के तहत बड़े फेरबदल कर रहा है। ये कई वर्षों के भारी निवेश के बाद हो रहा है, जिसमें एक्टिविजन ब्लिजार्ड का बड़ा अधिग्रहण भी शामिल है। ये वही वीडियो गेम प्रकाशक है जो कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट और कैंडी क्रश जैसी हिट फ्रेंचाइजीज के पीछे है। जहां माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि छटनी कर्मचारियों को एआई से बदलने के लिए नहीं की जा रही है, वहीं अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि यह तकनीक बुनियादी रूप से काम करने के तरीके को बदल रही है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब Amazon, मेटा जैसी टेक कंपनियां हजारों नौकरियां घटा रही हैं, एआई में भारी निवेश कर रही हैं और दक्षता बढ़ाने तथा बढ़ती लागत की भरपाई के तरीके खोज रही हैं। तो अब बात करते हैं इजराइल के वर्कफोर्स की, क्योंकि इजराइल का तेजी से बढ़ता टेक सेक्टर एक अनपेक्षित समस्या का सामना कर रहा है। ये बहुत महंगा होता जा रहा है। एक नई स्टडी से पता चला है कि तेजी से मजबूत होता शेकल पहली बार इजरायली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करने की लागत को उनके अमेरिकी समकक्षों से भी ऊपर ले गया है। उद्योग जगत के नेताओं ने चेताया कि ये ट्रेंड मल्टीनेशनल कंपनियों को अन्य जगह विस्तार के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही इजरायली इनोवेशंस अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आकर्षित करता हो। अब इंडस्ट्री नेता नीति निर्माताओं से अपील कर रहे हैं कि इजराइल के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धात्मक लाभों में से एक आर्थिक बोझ बनने से पहले कार्रवाई करें।
हम यही खत्म करेंगे क्योंकि इजराइल के अमीर लोग तमाम दबावों के बावजूद और अमीर बन रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल करीब 8,800 इजरायली अमेरिकी डॉलर मिलियनेयर बने, जिससे ग्लोबल वेल्थ लिस्ट में प्रति वयस्क संपत्ति के मामले में इजराइल 18वें स्थान पर पहुंच गया। ये बढ़ोतरी वित्तीय बाजारों में सुधार, संपत्ति मूल्यों में वृद्धि और देश के टेक सेक्टर की लगातार मजबूती को दर्शाती है, भले ही कई इजरायली जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझते रहे। आज के लिए बस इतना ही। 8,800 नए अमेरिकी मिलियनेयरों को बधाई। मैं आपकी होस्ट लीन प्लाकमायर हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते मेरे साथ इनोवेशन के एक नए एपिसोड के लिए जुड़िए और आप जहां भी हों, तेल अवीव से आपको शुभ दिन की शुभकामनाएं।